तो वेलकम टू आवर चैनल कम्पीट स्मार्टली। तो दोस्तों आज हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं और ये सेशन जो है ना ये पर्टिकुलरली आपके जीएस से रिलेटेड होगा, यानी कि जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जनरल स्टडीज़ में हमें वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस प्लस करंट अफेयर। तो ये वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट हमें हमारे जीएस वाले सेक्शन में पढ़ना पड़ता है। तो इसी को आधार बना के, इसी को बेस बना के आज जो हम अपना पहला सेशन लेने वाले हैं ये पर्टिकुलरली हमारे इतिहास के ऊपर होगा या हिस्ट्री के ऊपर होगा। तो हम कोशिश करेंगे अपने सेशन को बहुत शॉर्ट रखने की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस जस्ट स्टार्ट आवर लेक्चर। तो दोस्तों जैसे हमें पता है ना कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, इस इंडियन हिस्ट्री को हम लोग बेसिकली 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है ना, इसको हम लोग 3 सेक्शन में पढ़ते हैं। जो पहला सेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड सेक्शन जो हम देखेंगे दैट विल बी द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। और तीसरा जो सेक्शन है ना वो है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ना तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड आउट ऑफ ऑल दी 3 सेक्शन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द मॉडर्न। पिछले पास्ट कुछ ट्रेंड को अगर हम देखें तो मॉडर्न से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर कोई हमें पूछे कि हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो बेसिकली 2500 बीसी से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2500 बीसी में हमारे कंट्री में एक सिविलाइजेशन आया था, जिस सिविलाइजेशन को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम मिडाइवल पीरियड देखें तो देखिए इसके टाइम फ्रेम को लेके ना थोड़ा कहीं कहीं कन्फ्यूजन है। कहीं कहीं आप देखोगे 712 एडी लिखा रहता है और कहीं कहीं 1192 एडी भी लिखा रहता है। 1192 एडी भी लिखा रहता है। अब क्यों? तो देखिए 712 एडी में क्या हुआ था ये हमें समझना पड़ेगा। तो 712 एडी में बेसिकली देयर वाज अ पर्सन नोन एज मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 एडी में क्या हुआ था, ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, इसने हमारे भारत पे अटैक किया था। एंड विद द अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम हम ऐसा बोलते हैं कि इस्लाम भारत में आना शुरू हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस्लाम हमारा जो कंट्री का सोसाइटी है ना वहाँ पे चेंजेस आना शुरू हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस विच हम ये बोलते हैं कि इंडिया का एक पीरियड दैट इज़ द एंशिएंट पीरियड ख़त्म होता है और वो अपने मिडाइवल वाले पोर्शन में एंट्री मारता है। बट कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा कि 1192 एडी भी दिया जाता है कि 1192 एडी से भारत का मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। अब इस डेट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो जैसे हमें पता है ना कि 1191 में एक बहुत ही फेमस बैटल हुआ था जिसको हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जानते हैं। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी। अब देखिए ये बैटल किसके किसके बीच हुआ था, तो ये बेसिकली पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस बैटल में मोहम्मद घोरी को हरा दिया था। लेकिन ठीक इसके 1 साल बाद क्या हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था जो कि 1192 एडी में हुआ था। और इस बैटल में क्या हुआ था, ठीक उल्टा हो गया था। इस बैटल में मोहम्मद घोरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और बोला जाता है कि द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बेसिकली मार्क्ड द मुस्लिम फाउंडेशन इन इंडिया। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इसलिए हम बोलते हैं कि 1192 एडी इज ऑल्सो द पीरियड जहाँ से भारत का मध्यकालीन इतिहास भी शुरू होता है। अब आ गया मॉडर्न। अब देखिए मॉडर्न का भी टाइम फ्रेम में ना अलग अलग डेट दिया गया है। फॉर एग्जांपल एक डेट है हमारा 1707 एडी
अब 1707 एडी को क्या हुआ था, तो 1707 एडी में बेसिकली जो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर थे जिनका नाम था औरंगजेब की डेथ हो जाती है। एंड औरंगजेब के मरने के बाद हम देखेंगे कि जितने भी यूरोपियंस पावर भारत में आए थे ना, उन लोगों ने क्या करना शुरू किया था, तो दे स्टार्टेड टू इंटरवीन इन द इंटरनल मैटर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट के इंटरनल मैटर में उन लोगों ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया था। मोर ओवर एक मॉडर्न से रिलेटेड एक और डेट हमें याद रखना है, दैट इज 1757 एडी, 23 ऑफ जून 1757 एडी। तो 23 ऑफ जून 1757 एडी को बेसिकली क्या हुआ था, तो हमारा बैटल ऑफ प्लासी हुआ था सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिमिलरली इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट डेट है ना, दैट इज 1764 एडी। अब 1764 एडी में हमें पता है कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर अब किसके किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पे ट्रिपल अलायंस था। ट्रिपल अलायंस मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो बंगाल के थे, शुजाउद्दौला जो अवध के थे, एंड शाह आलम सेकेंड जो उस समय के मुगल बादशाह थे। तो इन तीन लोगों ने मिलकर एक अलायंस बनाया था, और ये अलायंस ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इन लोगों ने बैटल लड़ा था, और उसी बैटल को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, तो मॉडर्न से रिलेटेड ये 3-4 डेट हमें याद रखना है। देखिए, हम जब अपना लेक्चर में प्रोसीड करेंगे ना, तो एक एक डेट का इंपॉर्टेंस हम लोग बड़े अच्छे से समझेंगे। आज पहला सेशन है, तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पूरा चीज़ें कैसे डिवाइड हुई है। ठीक है, तो अब देखिए, आज हम जो शुरू करेंगे ना, वो बेसिकली हम लोग मॉडर्न वाला सेक्शन शुरू करेंगे। और मॉडर्न वाला सेक्शन जब हम शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें मॉडर्न में पढ़ना होता है वो है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन। बट बिफोर स्टार्टिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियन, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये बेसिकली क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का आधुनिक इतिहास से आप क्या समझते हो, तो हमें बेसिकली ये बोलना है ना कि सर, ये वो पीरियड है जब इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। जब ब्रिटिश ने भारत को अपना कॉलोनी बनाना शुरू किया, तो उस पर्टिकुलर एरा को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का आधुनिक इतिहास। अब इसी भारत का आधुनिक इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक हमें देखना है ना, वो है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन। एडवेंट ऑफ यूरोपियन मतलब यूरोपियन का भारत में आगमन, ये हमें देखना है। तो इसको देखने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम पहले एक क्वेश्चन देखेंगे। हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे पूरा ये चैप्टर। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स वेयर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा यूरोपियन पावर है जो सबसे पहली बार भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या बोल रहा है, डच, फ्रांस, पोर्तुगीज या डैनिश। तो यहाँ पे हम सभी को आंसर पता होगा, पता है कि क्या है, कि पोर्तुगीज आंसर है। बट क्यों पोर्तुगीज आंसर है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना पड़ेगा ना, कि ये सारे के सारे यूरोपियन पावर्स जो हैं वो भारत आए किस लिए थे। जैसे हम लोग हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान का नाम याद रखते हैं, दैट इज वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने क्या किया था, ये 1498 में भारत आए थे। भारत में एक जगह है हमारे जिसको हम लोग कालीकट के नाम से जानते हैं, तो ये भारत के कालीकट वाले एरिया में ये आए थे। और जैसे ही वास्को डी गामा आए थे, तो बेसिकली हम बोलते हैं कि इट मार्क द बिगनिंग ऑफ यूरोपियन एरा इन इंडियन हिस्ट्री। यहीं से भारत के इतिहास में यूरोपियन एरा शुरू होता है 1498 से। अब सवाल ये उठता है कि ये वास्को डी गामा भारत आया क्यों था। घूमने तो आया नहीं होगा, जरूर कुछ काम से आया होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखना है ना, कि जितने भी यूरोपियन पावर्स हम लोग पढ़ेंगे, ये जितने भी यूरोपियन पावर्स हमारे देश में आए थे ना, वो बेसिकली एक ही पर्पस के लिए आए थे, दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार की नीति से ये लोग भारत में आए थे। व्यापार की नीति से ये लोग भारत में आए थे। अब हमें यहाँ पे देखना है कि बेसिकली जब मैं बोल रहा हूँ ना कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे, व्यापार की नीति से आए थे, ट्रेड एंड कॉमर्स की नीति से आए थे, तो सवाल ये उठता है कि क्या सर इससे पहले भारत और यूरोप के बीच में कोई ट्रेड लिंकेज नहीं था क्या। तो बिल्कुल ट्रेड लिंकेज था। अब वो ट्रेड लिंकेज कैसे होता था, तो देखिए, ये जो एरिया है ना, दिस पर्टिकुलर एरिया,
गल्फ कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रेड सी है। तो यहाँ से आदमी पहले इंडिया आता था, इंडिया से सामान खरीदता था, और वो सामान ये लोग कहाँ पे पहुँचाते थे, तो ये सामान ये लोग यूरोप में पहुँचाते थे। अब 1453 में बेसिकली क्या हुआ ना, 1453 1453 में ये जो रूट था ना, ये रूट को बंद कर दिया गया, ये रूट को बंद कर दिया गया। अब बेसिकली क्या हुआ, जब ये रूट को बंद कर दिया गया ना, तो यूरोप ने डिसाइड किया कि हम लोग एक नया रूट खोजेंगे इंडिया पहुंचने के लिए। क्यों इंडिया पहुंचने के लिए, तो देखो ये लोग बेसिकली इंडिया से व्यापार क्या करते थे, ये लोग इंडिया से बेसिकली व्यापार करते थे स्पाइसेस, मतलब मसाले, कॉटन का व्यापार करते थे, ठीक है, पर्ल्स का व्यापार करते थे, मोती। तो अब स्पाइसेस, कॉटन, पर्ल्स और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो इन सब का व्यापार करने के लिए यूरोप ने क्या डिसाइड किया कि अब हम लोग खुद एक रास्ता खोजेंगे और उस रास्ता के थ्रू हम लोग इंडिया पहुंचेंगे। तो देखिए ये जो है ना, ये बेसिकली पोर्तुगल है। तो पोर्तुगल से ना दो शिप्स निकली थी। जो सबसे पहला जो इंसान निकला था पोर्तुगल से, वो बेसिकली 1498 में निकला था, सॉरी 1487 में निकला था। अब 1487 में क्या हुआ था कि एक इंसान थे जिसका नाम था बर्थोलोमियो डियाज, बर्थोलोमियो डियाज। अब ये महाशय निकले थे भारत का खोज करने के लिए, लेकिन भारत का खोज ना करके ना इन्होंने क्या किया, ये अफ्रीका के इस वाले पॉइंट पे आके रुक गए। अब इनको लगा कि भारत यही है। अब इनको ये लगने लगा कि जब मैं यहाँ पे उतरूंगा तो मुझे मसाले ही मसाले मिलेंगे, कॉटन ही कॉटन मिलेगा, मोती ही मोती मिलेगा। लेकिन जब ये उतरे ना यहाँ पे, तो ये देख रहे थे कि चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है, और उस जंगल में लोग झिंगालाला हुलू कर रहे हैं। तो बेसिकली इनको समझ में आ गया कि यार भारत बोल के कोई शहर है नहीं, कोई कंट्री है नहीं, ऐसे ही हमें बुर्बक बना रहे हैं ये लोग। और 1487 में ही ये रिटर्न चले गए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ था ना इनके वोयाज के वजह से, कि ये अफ्रीका के जिस पॉइंट पे आके रुके थे ना, उस पॉइंट का नाम पड़ गया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप, तो आंसर क्या हो जाएगा, बर्थोलोमियो डियाज। जब बर्थोलोमियो डियाज रिटर्न किए ना, तब उसी पोर्तुगल में और एक इंसान बैठा हुआ था जिसका नाम था वास्को डी गामा। अब उसको बड़ा यकीन था कि ईस्ट में ऐसा कोई कंट्री जरूर है जहाँ के मसाले बड़े फेमस है, और मैं उस कंट्री को खोज के रहूँगा। तो 1498 में क्या हुआ, वास्को डी गामा यूरोप से निकलते हैं, पोर्तुगल से निकलते हैं इंडिया का खोज करने। और इंडिया का खोज वो कैसे करते हैं, तो इस रास्ते से वाया केप ऑफ गुड होप वो पहुंचते हैं इंडिया के पोर्ट पे, इंडिया के शहर पे कालीकट में, ठीक है। अब ये कब होता है पूरा, तो ये 1498 एडी में होता है, 1498 एडी में होता है। और इसी 1498 एडी में जब वास्को डी गामा भारत में आए, इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत में जो सबसे पहला यूरोपियन पावर आया था ना, वो पोर्तुगल के लोग थे, पोर्तुगीज थे। सिंस वास्को डी गामा भी पोर्तुगल के थे, तो द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया वाज द पोर्तुगीज पावर। अब सवाल ये उठता है कि सर इसके बाद कौन कौन से यूरोपियन पावर्स भारत में आए थे। तो ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है कि कौन कौन सा पावर कब कब आया था। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले जैसे हमें पता है कि 1498 में कौन आया था, 1498 में हमारे पोर्तुगीज आए थे, और ये कहाँ पे आए थे, तो कालीकट के पोर्ट में आए थे। ठीक इसके 100 साल बाद 1602 एडी में कौन आया था, तो डच आया था, डच आया था। अब डच मतलब क्या होता है, तो डच मतलब बेसिकली नेदरलैंड, नेदरलैंड के लोग भारत में आए थे। और ये लोग भारत में कहाँ पे पहुंचे थे, तो पुलिकट एक जगह है तमिलनाडु, वहां पे। ठीक इसके 4 साल बाद, कौन आया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया। और ये लोग कहाँ पर आए थे, मसूलीपट्टनम एंड सूरत में। 1616 में कौन आता है, 1616 में डैनिश आता है। डैनिश कहाँ पे आते हैं, तो ट्रवनकोर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में ये लोग आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये डैनिश कौन थे, तो डैनिश से आपको याद रखना है कि ये लोग बेसिकली डेनमार्क के लोग थे, डैनिश मतलब डेनमार्क। और सबसे लास्ट यूरोपियन पावर जो भारत में आया था ना, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था।
वो कौन थे? फ्रेंच थे। और ये कहाँ पे आए थे? तो ये भी सूरत एंड मसूलीपट्टनम में आए थे इन 1664 एडी। तो ये सारे यूरोपियन पावर्स का नाम हमें याद रखना है। तो 1498 में पोर्तुगीज, 1602 में डच, 1606 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश, 1616 में डैनिश और 1664 में हमारा फ्रेंच आया था। अब जैसे हमें पता है कि ये सारे के सारे जो यूरोपियन पावर्स आए थे, इन सारे सारे के सारे यूरोपियन पावर्स का मेन मोटिव क्या था भारत आने का? ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स था, ठीक है। अब यहाँ से ना हमें एक और चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? कि मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये जितने भी यूरोपियन पावर्स आए थे, इनमें कोई बेसिक डिफरेंस था क्या? तो बेसिक डिफरेंस क्या था इनमें? तो देखो, ये जो पहले 4 यूरोपियन पावर्स है ना, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश एंड डैनिश, ये सारे के सारे प्राइवेट कंपनीज थे। ये सारे के सारे प्राइवेट कंपनीज थे। ओनली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हम पढ़ेंगे ना, आपको याद रखना है कि फ्रेंच जो थे, दे वेर बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में डिफरेंस क्या है? तो प्राइवेट कंपनी में आपको पता होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। गवर्नमेंट आपका इंटरवेंशन नहीं करेगी। बट जो फ्रेंच थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, अगर इनको भारत में अगर कुछ भी करना है तो परमिशन किसका लेना पड़ेगा? पहले अपनी सरकार का, अपने गवर्नमेंट का। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में ना हम लोग बेसिकली पोर्तुगीज के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि ये सारे के सारे जितने भी यूरोपियन पावर्स आए थे, ये व्यापार करने की नीति से आए थे, ट्रेड एंड कॉमर्स करने की नीति से आए थे। अब ट्रेड एंड कॉमर्स आप कैसे करोगे? ट्रेड एंड कॉमर्स करने से पहले आपको भारत में एक अपना ट्रेडिंग स्टेशन लगाना पड़ेगा या कंपनी लगाना पड़ेगा। कंपनी यानी कि ट्रेडिंग स्टेशन। और इसी ट्रेडिंग स्टेशन से आप क्या करोगे? मान लो आप भारत से कोई सामान खरीद रहे हो, वो सामान को आप कहाँ पे लेकर आओगे? ट्रेडिंग स्टेशन पे। और इसी ट्रेडिंग स्टेशन से आप क्या करोगे? अपने शहर, अपने कंट्री में उस सामान को लेकर जाओगे, ठीक है। तो ये जो कंपनी या ट्रेडिंग स्टेशन ये लोग बनाते थे ना, इसका नाम क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए हर यूरोपियन पावर्स के नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉर एग्जांपल, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे कंपनी बोल रहा हूँ ना, तो एक चीज़ हमेशा समझ के रखना कि इस कंपनी का मतलब ये नहीं है कि ये लोग भारत में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते थे। कंपनी जब भी हम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता होगा। बट यहाँ पे उल्टा था। ये कंपनी का मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। ये कंपनी का मतलब क्या था? कि ये बस और केवल एक ट्रेडिंग स्टेशन था, वेयर हाउस की तरह, स्टोर हाउस की तरह था, ठीक है। तो आइए अब हम थोड़ा पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं। तो जैसे हमें पता है कि सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आए थे। कहाँ पे आए थे? कालीकट। कब? 1498। अब देखिए, वास्को डी गामा के आने की वजह से क्या हुआ ना कि पोर्तुगीज लोगों ने भारत में 3 जगह अपना ट्रेडिंग स्टेशन लगाया था। और इन 3 जगह का नाम आपको याद रखना है। तो कौन कौन सा जगह है? कालीकट, कोचिन एंड कैनानौर। कालीकट, कोचिन एंड कैनानौर। अब ये जो कोचिन देख रहे हैं ना हम लोग, ये कोचिन क्या होता था? कोचिन वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ द पोर्तुगीज। इनिशियल कैपिटल ऑफ द पोर्तुगीज मतलब हेड ऑफिस समझ लो पोर्तुगीज का। पोर्तुगीज का जो कंपनी था ना, ट्रेडिंग स्टेशन, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे था? कोचिन में था इनिशियली। बट होता क्या है कि 1530 में इस कैपिटल को चेंज करके क्या कर दिया जाता है? गोवा कर दिया जाता है। तो इनिशियल कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज क्या था? कोचिन। बाद में क्या होता है? 1530 में कैपिटल को चेंज करके गोवा कर दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जब मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग कंपनी लगाते थे, तो इस कंपनी को देखने के लिए कोई एक चेयरमैन होगा या सीईओ होगा। तो इस चेयरमैन या सीईओ को हम लोग बेसिकली बोलते थे गवर्नर, ठीक है, जो इस पूरे पोर्तुगीज कंपनी को भारत में देखेगा। तो उसी हिसाब से जो पहला पोर्तुगीज गवर्नर भारत में बना था, उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये सबसे पहले पोर्तुगीज गवर्नर भारत में थे। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से हमें क्या याद रखना है?
हमें ये याद रखना है कि बेसिकली इन लोगों ने क्या शुरू किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या शुरू किया था, तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। अब ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली क्या है, तो देखिए जो पहला यूरोपियन पावर भारत में आया था वो पोर्तुगीज था 1498, और दूसरा यूरोपियन पावर ठीक इसके 100 साल बाद आता है, लगभग 100 साल बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए 100 साल तक वो जो सी रूट है ना, उस सी रूट पे पूरा कब्जा किसका था, कंट्रोल किसका था, पोर्तुगीज का था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉलिसी लगा दिया कि ब्लू वाटर पॉलिसी। उस ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है कि उस इंडियन ओशन वाले रास्ते को, उस सी रूट को अगर कोई दूसरा यूरोपियन पावर यूज करता है या कोई दूसरा इंडियन शिप यूज करता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अब देखिए इसके बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे याद रखना है ना, वो है आपके अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू, ठीक है। ये कौन थे, तो ये सेकंड गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज थे भारत में। आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि इनको हम लोग बोलते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू को कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया क्यों बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, क्योंकि बिकॉज ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद की पॉलिसी अल्बुकर्क्यू ने भारत में इंट्रोड्यूस किया था। और इसी पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म की वजह से 1510 में अल्बुकर्क्यू ने क्या किया था, ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। बीजापुर के रूलर से इन्होंने क्या किया था, गोवा को कैप्चर किया था कब, 1510 एडी में। अब ये जो लाइन है ना, ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर, नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। क्यों, क्योंकि ये वेरियस एग्जाम में ना बहुत बार ये स्टेटमेंट पूछ चुका है कि विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। यहाँ पे हमें एक और इंसान का नाम याद रखना है, दैट इज नीनो डा कुना। नीनो डा कुना। अब देखिए नीनो डा कुना क्या थे, ये भी एक पुर्तगीज गवर्नर थे। अब इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, तो जैसे मैंने वहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था ना कि कोचीन से कैपिटल ट्रांसफर होके गोवा हो गया था कब, 1530 में। तो हमें ये याद रखना है कि नीनो डा कुना के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, कैपिटल शिफ्ट हुआ था कहाँ से कहाँ तक, तो कोचीन से गोवा तक। मोर ओवर दीव एंड बसेन को भी कैप्चर किया गया था इन 1534 फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो नीनो डा कुना से हमें दो चीज़ याद रखना है। पहला चीज़ क्या याद रखना है कि कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ था कोचीन से गोवा 1530 में, और दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि 1534 में दीव एंड बसेन को कैप्चर किया गया था फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। और जो लास्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट गवर्नर आपको याद रखना है उसका नाम है मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा। मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा, ठीक है। यहाँ पे ये लास्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर पोर्तुगीज का आपको याद रखना है। तो इनके टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, एक जेsuit सेंट थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर्स। तो फ्रांसिस्को जेवियर्स इनके साथ भारत आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर आपको पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में याद रखना है। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि सबसे पहले कौन आए थे, वास्को डी गामा, कब, 1498। और इनके वजह से क्या हुआ था, पोर्तुगीज लोगों ने भारत में 3 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन लगाया था। कहाँ कहाँ पे, कालीकट, कोचीन एंड कनानौर। इनिशियली कोचीन हमारा कैपिटल था पोर्तुगीज का, बाद में 1530 में क्या बन गया था, गोवा बन गया था। अब इस ट्रेडिंग स्टेशन को मैनेज करने के लिए देयर वाज अ गवर्नर। तो पहले पोर्तुगीज गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाया था। सेकेंड पोर्तुगीज गवर्नर कौन थे, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके वजह से इनको हम लोग रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया भी बोलते हैं। मोरोवर इनके टाइम फ्रेम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था वो 1510 में हुआ था। 1510 में क्या किया गया था, गोवा को कैप्चर किया गया था फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। और यही गोवा क्या बन जाएगा बाद में पोर्तुगीज का कैपिटल 1530 में, किसके टाइम के दौरान, नीनो डा कुना।
नीनो डा कुना से हमें दो चीज़ याद रखना है, कैपिटल ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम कोचिन टू गोवा, और दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि दीव एंड बसेन को कैप्चर किया गया था 1534 में फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। और लास्ट जो गवर्नर हमको याद रखना है दैट इज मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा। इनके टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, तो एक जेसुइट सेंट थे फ्रांसिस्को जेवियर, वो भारत आए थे इनके साथ। तो पोर्तुगीज पावर के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि डैश वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि कोचिन, कोचिन वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। अब देखिए ये गोवा जो है, गोवा कैपिटल कब बना था, 1530 में। किसके टाइम के, इस 1530 में गवर्नर कौन थे, तो नीनो डा कुन्हा, नीनो डा कुन्हा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेड गोवा हर फर्स्ट कॉलोनी। तो गोवा को किसने एक्वायर किया था, ठीक है, गोवा को सबसे पहले किसने अपना कॉलोनी बनाया था, तो हमें पता है पोर्तुगीज। कब, 1510। किसके वजह से, अल्बुकर्क्यू के वजह से। अल्बुकर्क्यू ने क्या किया था, रूलर ऑफ बीजापुर से गोवा को कैप्चर किया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गोवा वॉज कैप्चर्ड बाई अल्बुकर्क्यू फ्रॉम रूलर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीजापुर। चौथा क्वेश्चन देखिए कि विच पोर्तुगीज वाइसरॉय फॉलोड द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किस पोर्तुगीज गवर्नर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। पोर्तुगीज एम्पायर के रियल फाउंडर कौन थे, तो इसका भी आंसर हमें पता है क्या है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। तो दोस्तों हम अपने लेक्चर को यहीं पे आज एंड करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।